वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिलेश, ऑल योर्स। पहली बात तो धन्यवाद शिव कुमार जी को कि आज हमें बुलाया है अपना पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और इसमें जो इम्पोर्टेंट और ख़ास ख़ास बातें हैं जो आपको जानकारी आपको रखनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप कमाएं ना, जो आप कमाते हैं उसमें से किस प्रकार से आपने बचत करनी है और उसको कहाँ कहाँ निवेश, एक शब्द है निवेश, इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ताकि लंबी अवधि के आप जब देखते हो तो ज़िंदगी में कमाते रहो, ठीक है, लेकिन अगर उसको एक बक्से में बंद करके रख दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में, और उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। अभी अपना हाथ उठाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अभी नौकरी कर रहे हैं और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई है? ओके, गौरव और ओके, वेरी गुड, ठीक है। और सौरभ, ओके, तो सौरभ और गौरव आप दोनों, ओके, हाथ हैंड डाउन। सो आप दोनों ने अपना कमाते भी हो और इन्वेस्टमेंट करते हो। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि सबके लिए वाजिब है, और देखने वाली बात है कि हमें किन किन चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट के ओर पे जाते हैं ना। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपकी नौकरी लगती है तो आप कमाते हो। आपकी तनख्वाह कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो। वो जो खर्च है, जो खर्च वाला पोर्शन जो है, वो कई चीज़ों पर निर्भर है। और वो क्या है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, आप कौन से शहर में रहते हो, आपका घर खुद का है, निजी है, या आप किराए के घर में रहते हो, आपके शहर से कितनी दूर रहते हो, जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके वर्क प्लेस से कितना ज़्यादा है या कम है, उस पर निर्भर करता है, आदि। तो जो एक मोटा मोटा हिस्सा आपकी तनख्वाह का है, का एक मोटा भाग इन सब खर्चे में निकल जाता है। ये जो जिम्मेदारी है वो भी अलग अलग तरीके की है। आप सिंगल हो या मैरिड हो, आपके जो माता पिता हैं वो खुद कमा रहे हैं कि आप पर निर्भर हैं। अगर आप शादीशुदा हो गए हो तो आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, वो अभी स्कूल जाने लगे हैं कि अभी छोटे बच्चे हैं। अगेन, तो फैमिली जो खर्चे हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अगेन, उसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि आपके खर्चे पानी में जितनी तनख्वाह मिलती है उसका कितना भाग, कितना परसेंटेज जो है आपके खर्चे में निकल गया, और जो है बाकी कितना आपने महीने टू महीने बचाया। अब ये बचाया, इसको बोलते हैं सेविंग्स। अब ये आपके ऊपर है, इस सेविंग्स का क्या करें। इस सेविंग्स को आप बोलोगे नहीं हम ना बैंक में रखेंगे ना कहीं रखेंगे, हम इसको एक बक्से में बंद कर देंगे। अब जब बक्से में आप बंद कर दोगे तो वो जो आपका जो पैसा है वो भी सो जाएगा, और वो बोलेगा मैं भी नहीं काम करता, मेरे को बंद कर दिया, अब मैं अपना सोऊंगा आराम से, और जो है ये हमारा जो मालिक है उसको हमें हमारा जो इस्तेमाल करना नहीं आता। एक दूसरे सज्जन हैं जो बोलते हैं नहीं, ये जो हमने बचत करी है
अगर हमने इसको बक्से में बंद कर दिया, साल दर साल जो महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ये शिव कुमार जी बाद में समझा देंगे, ठीक है। वो अध्ययन इसका उन्होंने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है। तो ये इन्फ्लेशन के उसके ऊपर असर डालेगा और उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, जो आज की वैल्यू है उस पैसे की, वो उसमें से कट हो जाएगी। यानी आपने एक साल तक अगर वो पैसा बक्से में बंद करके रख दिया, तो एक साल के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई 5% या 6% की थी, एक साल बाद उस पैसे को निकालोगे, उसको उसकी जो खरीद की क्षमता है वो 5-6% कम हो जाएगी। यानी कि अगर जो आपने अपनी बचत करी और उसको बक्से में बंद कर दिया, तो बिना कुछ किए आप उसकी वैल्यू घटा रहे हो। तो अब क्या करें? अब करें तो ये करें कि इसको जो है सही तरीके से निवेश करें, और यही है आज की क्लास, पर्सनल फाइनेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जब इन्वेस्टमेंट करने का आती है बातें, तो कहां कहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले आपने तो देखा ही है कि प्रॉपर्टी, लैंड, घर वगैरह, ये प्रॉपर्टी हो गई एक इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी और लैंड की बात करते हैं तो बहुत सारा पैसा चाहिए। वो या तो आपके माता पिता और या बुजुर्गों में वो आपको एक धनराशि दे दी एक साथ, तो आप खरीद सकते हो। नहीं तो अव्वल आपको कई सालों तक बचत करनी पड़ेगी अपनी निजी कमाई से, उसके बाद ही आप कुछ लैंड या घर खरीद सकते हो या बनवा सकते हो। नंबर दूसरा आता है गोल्ड। ना गोल्ड वो चीज है कि एक यूनिवर्सल करेंसी है। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, सोने का बहुत मांग है, क्योंकि वो सीमित रूप में इस दुनिया के अंदर अवेलेबल है। तो एक ये बहुत कीमती चीज है, और हम देख रहे हैं कि साल दर साल उसकी कीमत जो है बढ़ती जा रही है। आज के समय में 1 ग्राम गोल्ड भी अगर खरीदना है तो वो भी जो है 6,500 का करीब हो गया है। अगेन बड़ा महंगा है भाई। मैं एक महीने में आप क्या 6,500 बचा भी पाते हो कि नहीं पता बचा पाते हो, वो आपको पता है। तो ये गोल्ड भी बड़ा महंगा हो गया है भाई। लेकिन जरूरी है कि कुछ कुछ बचत करके गोल्ड कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो आपकी बचत की सीमा पर निर्भर है। अब आता है दो चीज और आती है, वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर दो हिस्से आ जाते हैं। एक आ जाता है जो बैंक या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के तहत या बॉन्ड्स के तरीके से जो फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं वो, और दूसरे साइड में है बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर और शेयर से संबंधित म्यूचुअल फंड। तो अब ये दो जो चीजें हैं, यहाँ ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम अगर हमारे पास 100 रुपया भी बच रहा है तो उसके अंदर हम निवेश कर सकते हैं। उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके बचत, जब हमारी सेविंग्स हैं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, तो इसके अंदर जो निवेश है वो भी हम समय समय जैसे आगे बढ़ता जाता है उस निवेश को सीमा जो है बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका जो रिटर्न है, जो उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं जो बैंक, पोस्ट ऑफिस
और जो डेट स्कीम्स हैं यानी कि बॉन्ड वगैरह, इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा और उसके बाद में आऊंगा शेयर्स और म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैंने सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बता दिया, फिर गोल्ड बता दिया। दोनों चीज़ें बहुत महंगी हैं, शायद आपके परे है। अब अगर वो हमें गोल उसको मान के चलना है कि हमें ये लेना है, एक तो छोटा घर बनाना ही है, हमें कुछ गोल्ड तो खरीद कर रखना है, तो इन चीज़ों को लेने के लिए ये जो दो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व बन जाती हैं। पहला, तो पहले हम आते हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जो है हमारे बोलते हैं कि बचत खाता, सेविंग बैंक। सेविंग बैंक्स में ही अगर आप पैसा डालते रहोगे वहाँ पे छोड़ दोगे तो आपको आज की तारीख में 2.5 और 4% के बीच में इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी अगर आपने 100 रुपया पूरे 1 साल के लिए छोड़ दिया तो उसमें आपको 2.5 रुपये से लेकर 4 रुपये तक 1 साल में वापस मिलेगा। ये बैंक से बैंक, इतने हजारों बैंक हैं अभी इंडिया में, कितने सारे 45 बैंक से ऊपर हैं और हर एक बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके बाद आ जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये सेविंग बैंक में कम क्यों है इंटरेस्ट? इसलिए कम है क्योंकि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको निकाल लोगे। तो बैंक को ये नहीं पता कि आप ये बैंक के अंदर रखा रहेगा पैसा या वक्त बेवक्त आप निकालते रहोगे। इसका अगला आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट ये हो जाता है कि जो आपने बैंक के अंदर सर्टिफिकेट ले लिया और जमा एक राशि 1,000 रुपया 10,000 रुपया अगर डाल दिया तो वो आप एक अवधि के लिए जमा कराओगे बैंक के साथ। अब किस अवधि के लिए? 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अभी बैंक को पता है कि आपने उसके पास सेफ्टी के लिए ये पैसा धनराशि उसके पास रख दी है। क्योंकि बैंक को पता है कि ये पैसा वो निकालने वाले नहीं हो तो इसलिए उसके ऊपर और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देगा। तो आज की तारीख में ये इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग कि कितने महीनों के लिए या कितने सालों के लिए आप इसको निवेश कर रहे हो उससे संबंधित उसको देखते हुए 6.5 से लेकर 8.5% तक पैसा मिल रहा है। अगेन ये जो राशि मैं बता रहा हूं अलग अलग बैंक में अलग अलग रेट है। अभी इसी के साथ तो ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक्स। इसी में आता है एक स्वीप एफडी। स्वीप एफडी कुछ बैंक्स में है और स्वीप एफडी का मतलब ये है कि जब आपके अकाउंट के अंदर जो आपने सीमा लागू करी है 10,000 रुपये 25,000 रुपये, उसके ऊपर अगर जैसे पैसा आता है तो वो बैंक खुद ब खुद 1 साल के लिए उसकी एफडी बना देता है। अगर बाय चांस आपको उसकी पैसे की जरूरत पड़ी और आप निकालोगे तो तभी उतना ही पैसा निकालेगा एफडी में से जितना आपको जरूरत है, बाकी वो 1 साल के लिए जमा रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्वीप एफडी। तो ये सेविंग बैंक से और अच्छा माना जाता है। अब तो ये हो गया बैंक से संबंधित। इसके बाद अगला आता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के साथ साथ कुछ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ चीजें हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिनको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस से संबंधित लेते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बताएंगे। तो पहला जैसे पोस्ट ऑफिस में है, एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट ही चलता है, फिर एक आता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, यानी एक साथ ना निवेश करके आप हर महीने 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया आप हर महीने डालते रहो और वो इकट्ठा होता जाता है। आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो
सेविंग बैंक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच वाला पैसा मिलता है, यानी सेविंग बैंक से ज्यादा पर एफडी से कम। अगेन अवधि के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, जो पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में इसका प्रावधान है, तो वो आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में ये 15 साल के लिए आपका लागू होता है ना। अभी हम एफडी की बात कर रहे थे, जो कि 3 महीने से लेकर आप 5 साल तक जाओ ऐसे करके। अब ये प्रोविडेंट फंड आ गया। प्रोविडेंट फंड में हर साल कम से कम 100 रुपया तो जमा कराना है। और इसकी सीमा है 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक। इसके अंदर जो है इंटरेस्ट रेट, जो क्योंकि गवर्नमेंट की 100% इसमें गारंटी है, तो आपको ज़्यादा तो मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना प्राइवेट बैंक दे सकते हैं। तो आज की तारीख में ये 7.2% चल रहा है। लेकिन ये पैसा जो है 15 साल के लिए निवेश करना पड़ता है। बीच बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस जो आपकी जितना पैसा बचाया है, इसमें से आप 6 साल के बाद अप टू 50% लोन ले सकते हो। अगली कुछ और स्कीमें हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये गर्ल चाइल्ड के लिए है। अगर एक किसी के घर में बेटी हो गई और उसकी जो उम्र है वो अगर 5 साल से छोटी है, तो उसके अंदर स्कीम में डाल सकते हैं। ये पीपीएफ प्रोविडेंट फंड से और बेटर इंटरेस्ट देता है 7.4 का। और ये बच्चियों के लिए है, ताकि जब आप उसको निवेश करोगे, तो जब बच्ची वो 18 साल की हो जाएगी, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो। अगेन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है। इसके साथ ही साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और किसान विकास पत्र, ये 2 चीज़ें और हैं जो कि गवर्नमेंट के तरफ से इनको जारी किया गया है, और इसमें आप निवेश कर सकते हो। अभी जो किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको कि ये आपने पैसा निवेश किया। अगेन इसकी स्कीम में गवर्नमेंट ही इंटरेस्ट रेट ले आउट करती है, और उस गवर्नमेंट ही हर तिमाही पर रेट्स अप और डाउन करती रहती है। ये रेट अप और डाउन प्रोविडेंट फंड में और सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी अप डाउन होता रहता है। लेकिन आज के तहत जो मैं इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ वही चल रहा है। किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7% का इंटरेस्ट चल रहा है। अब ये 2 हो गया, पोस्ट ऑफिस मैंने कर दिया, गवर्नमेंट स्कीम कर दी, एफडी कर दिया। अब इसके बाद कुछ गवर्नमेंट सेमी दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड यानी कि एक आप उनके पास पैसा जमा कराओगे, कम से कम 10,000 रुपये या 1,000 रुपये का एक बॉन्ड आता है। आप जब जमा कराओगे तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, जो कि हर साल आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये बॉन्ड कम से कम 7 साल के लिए होते हैं। कुछ और लंबी अवधि वाले भी होते हैं, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अब इस बॉन्ड में एक फर्क है, अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो इन बॉन्ड को आप भुना भी सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपको उस वक्त इंटरेस्ट थोड़ा सा, जो पैसा जमा किया है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इसका जो हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे आउट होता रहता है, यानी कि पैसा आपने जो जमा कराया उस पर जो इंटरेस्ट बना वो हर बारी पे मिलता रहता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जितनी स्कीम्स हैं,
इसमें जो एक शब्द आता है कंपाउंडिंग एंगल, पैसे को कंपाउंड करना, यानी कि हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर अगले साल जो पहले साल इंटरेस्ट मिला और प्रिंसिपल अमाउंट जो था, जो आपने शुरू में निवेश किया, तो 100 रुपये, जैसे मान लो 100 रुपये निवेश किया, पहले साल में 10% इंटरेस्ट मिला, तो साल के आखिर में आपका हो गया 110 रुपये। अगले साल फिर 10% मिला, तो 10% जो है 100 रुपये में नहीं मिलेगा, बल्कि 110 रुपये में मिलेगा। और ये क्रिया चलती रहती है आगे, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इस क्रिया को भी शिव कुमार जी बाद में आपको ठीक ढंग से समझाएंगे, मैं कवर नहीं कर रहा हूं उसको, आपको इंट्रोडक्शन कर दिया। ये दो स्कीम्स, दो चीजों का, इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग, ये दोनों चीज शिव कुमार जी बताएंगे। अब ये हो गया। अब ये सब चीजें जो मैं बता रहा था, इसके अंदर ये देखा गया है, क्या देखा गया कि ये सब में फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, अदर देन गवर्नमेंट स्कीम, जहां पे गवर्नमेंट हर 3 महीने में वो अदला बदली कर सकती है, थोड़ा कितना करेगी, 0.25% अप और डाउन करती रहेगी, लेकिन आपको मिलता रहेगा। अब इसके विपरीत में एक चीज आती है इक्विटी। इक्विटी से संबंधित आप सीधे नाम जानना चाहते हो तो कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जिन्होंने नाम सुना है तो उसमें यह भी जाना होगा कि बहुत उथल फुथल मचती रहती है, कभी एकदम से खड़ी तरीके से भाग जाता है ऊपर, कभी कभी खड़ी तरीके से नीचे गिर जाता है, यानी कि इसके अंदर बाय नेचर वोलेटिलिटी बहुत रहती है। लेकिन और कभी कभी ऐसा भी होता है, नुकसान भी हो जाता है, माइनस में भी चला जाता है। तो इसलिए ये जो इक्विटी मार्केट है, इसमें जब भी निवेश करें तो लंबी अवधि के लिए किया जाए। पहली बात, लंबी अवधि के लिए क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जब हम 5 साल के ऊपर अगर हम निवेश करते हैं तो कम से कम 65% श्योरिटी है कि हमें 10% के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाए, और 7 साल के ऊपर करोगे तो 80% से ऊपर चांसेस है कि आपको 10% से ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले, और 10 साल के ऊपर तो 100% गारंटी रहेगी कि आपका जो निवेश है उसमें रिटर्न जो आएगा बहुत अच्छा आएगा। इक्विटी अगर हम 1991 जब से ये शुरू हुआ है इंडिया के अंदर और आज तक इतने साल गुजर गए हैं, 40 साल से ज़्यादा, और अगर हम एवरेज मान के चलें तो देखा गया है कि इसकी जो रिटर्न आ रहा है एवरेज में 16 से 17% आ रहा है, जबकि किसी किसी साल में 50%, 60% और कभी कभी माइनस में भी गया है। तो छोटे छोटी अवधि में देखा जाए अप डाउन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये ऊपर चढ़ता जा रहा। तो जो इसका एक मूल्यांकन होता है, जिसको हम या तो सेंसेक्स के नाम से जानते हैं या निफ्टी के नाम से, तो जो इस 1991 में 100 था सेंसेक्स, वो आज 74,000 पहुंच गया है, और उसी आंकड़े से हम पता लगाते हैं कि ईयर ऑन ईयर एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है। अब हम कुछ चीजें बताएंगे आपको, वो जिसको सुना है तो आसान से समझ में आ जाएगा, नहीं तो जो क्वेश्चन आंसर में आपने क्वेश्चन पूछना है कि ये सर ये समझ में नहीं आया, ये आप दोबारा समझा दीजिए। ओके, सबसे पहला कंपनी। ये कंपनी आपने नाम सुना होगा, लार्सन टाब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, आईटीसी, ठीक है, टाटा स्टील, इतनी सारी कंपनियां हैं। आज की तारीख में भारत के अंदर कम से कम 4700 कंपनियां हैं जिन्होंने अपना शेयर मार्केट में उतारा हुआ है।
जब ये मार्केट में अपना शेयर उतारते हैं तो इसका रेट जब शुरू में लाते हैं तो वो 10 रुपये का एक शेयर होता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं कि कभी शेयर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो गया तो यानी 10 का 5-5 रुपये का शेयर हो गया, या बोनस इशू कर दिया कि आपके पास एक शेयर है तो उन्होंने इतना प्रॉफिट हुआ कि अपनी तरफ से अपनी जेब से निकाल के एक और आपको शेयर दे दिया। तो इस प्रकार से जो है ये शेयर आपको हर एक कंपनी का बाजार में उपलब्ध है। तो कुछ शेयर कुछ कंपनी के जो है आपको 2 रुपया 2.5 रुपया में मिल जाएगा, और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका शेयर 1000 रुपया 2000 रुपये से ऊपर 3000 से, और सबसे महंगा शेयर जो इंडिया के अंदर है वो MRF क्या बनाती है? टायर बनाती है। सबसे महंगा शेयर उसका है जो कि एक शेयर 1 लाख रुपए से भी ऊपर है। अब ये सारी कंपनियां, इनका मकसद एक है कि अपना जो माल बनाती हैं उनको बाजार में बेचें और प्रॉफिट कमाएं। जिन व्यक्तियों के पास इनका शेयर होता है और कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो 2 चीजें होती हैं। पहला, वो हर तिमाही में या हर छमाही में या हर साल डिविडेंड देते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसका एक छोटा हिस्सा हर शेयर धारक को मिलता है। नंबर 2, वो शेयर का, इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। नंबर 2 जो है उस शेयर का रेट, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा कमाया है तो बाजार में उसकी डिमांड बढ़ती है, दूसरे लोग खरीदते हैं, तो उसका रेट खुद ब खुद, क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो खुद ब खुद रेट बढ़ता है। जो रेट साल दर साल बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर यही कैपिटल गेन 1 साल से कम की अवधि में देखा जाए, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल से लंबी अवधि में देखा जाए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब ये 2 चीज आ गई। तो इसको बोलते हैं, जब आप अगर सीधे शेयर मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए तो उसके लिए तरीका है, वो तरीका समझाने के लिए अलग से क्लास चलेगी। और लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपके पास जो बचत है वो बहुत छोटी सी है तो डायरेक्ट अगर इक्विटी में जाओगे तो बहुत हानिकारक भी हो सकता है। यानी कि मान लो आपने थोड़ा थोड़ा करके आज की तारीख में रिलायंस का शेयर खरीद लिया जो कि 2800 कुछ रुपया है। कल को कुछ गलत खबर आ गई रिलायंस के बारे में तो ये 2800 प्लस का जो शेयर है वो सीधे 2500 पे आ सकता है, यानी आपके 300 रुपया उड़ गया। अब आपकी क्योंकि बचत बहुत कम है, सीमित है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए जो है दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, यानी जिसके अंदर कई जन अपना पैसा इकट्ठा करके एक साथ ट्रस्ट हाउस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, जिसके अंदर की बहुत। हाँ राज सिंह बताओ। सर आपने बोला था डिविडेंड के बारे में, तो अगर लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी, तो अगर उसने पिछले साल 2 बार या 3 बार डिविडेंड दिया है तो नेक्स्ट ईयर भी वो उसी डेट को उसी मंथ में डिविडेंड देगी कि ये कोई फिक्स नहीं होता? ये सवाल बहुत वाजिब है और मैं ये बताना चाहता हूँ जो राज सिंह बोल रहा है ऐसा नहीं है। पहले साल में अगर कंपनी ने मानो 20% का प्रॉफिट कमाया है, उसने डिविडेंड दे दिया, अगले साल उसका प्रॉफिट आया सिर्फ 5% और उसने सोचा है कि इस साल हम एक नया प्लांट भी लगाएंगे, तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यही प्रॉफिट से आएगा।
तो वो जो 5% का जो प्रॉफिट आया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ चला गया, तो डिविडेंड कितना मिला? 0। तो ये साल भर साल जो है फेरबदल होता रहता है। क्लियर है? ओके सर। ओके, किसी और का क्वेश्चन? ओके, तो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा था। इसके अंदर कई जन जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, मतलब एसेट मतलब कि आपका धनराशि को इकट्ठा करते हैं कई जन से, थोड़ा 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 करके, और जो धन इकट्ठा हो गया, अब वो 10, जो हम धन की बात कर रहे हैं वो 10,000 दो या 1 लाख रुपया नहीं, हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ कम से कम। तो कई जन से, कई लाखों लोगों से इकट्ठा हुआ पैसा और करोड़ों इकट्ठा कर लिए। इन करोड़ों रुपए से वो कई कंपनियों में एक साथ निवेश करते हैं, थोड़ा 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 करके। किसी कंपनी में मान लो कि उन्होंने 100 करोड़ ले लिया, तो 10% कितना हो गया? 10 करोड़। तो 10 करोड़ के वैल्यू के शेयर रिलायंस में खरीद लिए, 5% शेयर HDFC बैंक के खरीद लिए, 4% ICICI बैंक के खरीद लिए। ऐसे करते 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 95% उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसी किसी कंपनी के शेयर खरीदने में, और थोड़ा सा कैश भी रखा अपने पास। क्यों? क्योंकि कल को अगर मार्केट गिरेगा तो उनके पास थोड़ा पैसा जेब में होना चाहिए निवेश करने के लिए, पहली बात। और कल को कोई घबरा गया मार्केट से तो वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको हमें पैसा वापस भी देना है। तो इसलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी थोड़ा सा पैसा कैश में भी रखती हैं। अब क्योंकि इतनी सारी कंपनियों में निवेश किया है, मानो कि 25 से ऊपर कंपनियों में निवेश किया है एक ही साथ, सारी की सारी एक साथ तो कंपनी नहीं डूबेगी। कुछ प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगी, कुछ मध्यम दिखाएंगी, कुछ 0 दिखाएंगी, कुछ शायद नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव है। और इसलिए इसके अंदर वोलेटिलिटी या ऊपर नीचे जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कम होएगा, और इसलिए इसके अंदर रिस्क बोलते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कम होएगा। और छोटे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड ही सही है। ये आपने सुनी होगी लाइन, रेडियो में बहुत आती रहती है, पेपर में भी निकलती रहती है। तो जिसको ये शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है, तो ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है 2 कारणों के लिए। नंबर 1, जब आपको पता है कि आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, तो इसमें आपको पक्का पॉजिटिव रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न बैंक FD या किसी बॉन्ड से ज़्यादा रहेगा। वो थोड़े थोड़े पैसे को बचत करके आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लोगे, उस ज़्यादा पैसे से फिर आप गोल्ड खरीद सकते हो या लैंड प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। अभी ये म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला कि हर महीने दर महीने आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। बहुत सुना होगा, जिन्होंने सुना है तो हाथ खड़ा करें। SIP, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो गौरव और राज सिंह, और यस, वेरी गुड अविनाश। तो SIP के जरिए, यानी हर महीने जो आपकी बचत होती है, हाँ जी आशीष, तो हर महीने जो बचत होती है आप उसको देख लो कि महीने में अगर आप 100 रुपया कमाते हो, 30 रुपया बचत कर रहे हो, तो कम से कम 20 रुपया तक आप प्लान करो कि SIP में डालें। अब जरूरी नहीं कि एक ही SIP फंड, अलग अलग तरीके के होते हैं। वो म्यूचुअल फंड का क्लास टोटली अलग चलेगा, तो हम अलग क्लास लेंगे। हाँ अखिलेश जी,
हाँ बताइए, पूछिए। नहीं, वो केवल हाथ खड़ा किए थे, एसआईपी के बारे में जानते हैं उसके लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो आ, हर महीने जब आप, जो मैंने बताया कि 20% अगर आप एसआईपी में डालते रहोगे तो आप देखोगे साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर, जितनी लंबी अवधि में करोगे तो उतनी ज्यादा बचत होगी। उतने सालों में आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जा रही है, बचत भी बढ़ती जा रही है, और आप और ज्यादा एसआईपी करते जाओगे तो देखोगे 10 साल के ऊपर आपके पास इतना पैसा हो गया इकट्ठा, जिससे कि आप लैंड या छोटा घर खरीदने के लिए सक्षम हो जाओगे। दूसरा है, बीच बीच में आपको पास बोनस आ गया, या किसी माता पिता या आपके कोई अंकल ने आपको पास एकदम से धनराशि दे दी, या आपका फैमिली की कोई जमीन है वो बिक गई, उसमें से आपका हिस्सा आ गया आपके पास, यानी कि लम सम अमाउंट आ गया। अब ये लम सम अमाउंट जो है सीधे एक साथ म्यूचुअल फंड में हम डाल सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है, और तरीका ये है कि इसको हम पहले डेट फंड में डालेंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट के बॉन्ड वाली मार्केट में डालेंगे, वहां पे सिक्योर रखेंगे, और वहां से हर महीने हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके इस इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में हम डालते जाएंगे, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। और ये इंश्योर करेगा कि एकदम से कहीं मार्केट नीचे हो गया, आपने जैसे जिस दिन इन्वेस्ट किया और अगले दिन ही मार्केट गिर गया, तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे मेरी किस्मत मारी गई। लेकिन इसी पैसे को आप हर हफ्ते अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता रहेगा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर होता रहेगा, वो फंड मैनेजर का काम है, और धीरे धीरे करके इस लमसम को भी आप निवेश करोगे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से, तो आपको पैसा अच्छा बनेगा। अब मानो कि आपके पास कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, अब आपका रिटायरमेंट पहुंच गया है, या आपका बच्चा पढ़ाई ग्रेजुएशन में आ गया है और उसको हर महीने थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि आपकी मंथली इनकम है उससे थोड़ी सी कहीं ज्यादा है। तो एक चीज बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी सारा पैसा जो आपने जमा किया है एक साथ ना निकाल के, जो आपकी रिक्वायरमेंट है हर महीने दर महीने उतना ही पैसा निकाले। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आप निकालते जाओ। इसका अमाउंट आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो म्यूचुअल फंड मैंने बताया क्या है, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, SIP, STP और SWP के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर लंबी अवधि पे चलना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, और छोटी अवधि मतलब 5 साल या उससे कम। अभी मैं बताऊंगा 5 साल तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर 3 साल से कम अवधि में आपका कोई गोल आ रहा है, कहीं पे आपको किस्त देनी है, कहीं पे कुछ देना है, किसी बच्चे के लिए पढ़ाई में लमसम देना है, उसको कहीं भेजना है, बोर्डिंग में डालना है, तो उसको हम बैंक में ही रखेंगे, FD में या डेट फंड में ही रखेंगे, यानी लिक्विड जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसी में रखेंगे। उसको हम इक्विटी से खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 3 साल के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा बने। जितना FD में मिल रहा है उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50-50 चांस हो गया, उतना हम 50-50 चांस में नहीं खेलेंगे। ओके, लेकिन लंबी अवधि 5 साल से ऊपर अवश्य खेलिए। अब ये जो 3 से 5 साल वाली अवधि है, इसमें एक नया प्रोडक्ट है और उसको बोलते हैं बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में कुछ हिस्सा ये डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ रहता है और कुछ हिस्सा इक्विटी में रहता है, यानी कि जो 50-50 जो चांस चल रही है उसको हम बढ़ा के 70% कर देते हैं बाय बैलेंसिंग दिस, कि कुछ डेट में डाल दिया और कुछ
इक्विटी में डाल दिया। तो जिनकी अवधि 3 से 5 साल के लिए सिर्फ निवेश करने की है, तो वो बैलेंस्ड फंड का या मल्टी एसेट फंड का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि निवेश के तरीके क्या क्या हैं। जब आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करोगे, उस पर रिटर्न आएगा, तो जो इन्फ्लेशन का असर है वो कट जाएगा। अगर आपके टैक्स देते हो तो उसमें भी फायदा होएगा। और इस प्रकार से आपका जो बक्से में बंद किया हुआ पैसा था, उससे आपकी जो खुद की फाइनेंशियल कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका कहीं आगे बढ़ जाएगा। कोई सवाल? एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड, शिव? we will have separate session on mutual fund alone, तो बाद में कर लेंगे। Yeah, so variety of mutual funds are there and everything is there, so it becomes a longish class. वो अकेला सब्जेक्ट होगा, उसमें और खिचड़ी Yes. नहीं बनाएंगे। हाँ, मैं तो ऐड कर लूंगा तुम्हारे जाने के बाद। अभी 2 प्रश्न पूछ रहे हैं ये लोग, इनसे हाँ, जवाब भैया, दे सकते राज, तो दे दो, नहीं हेलो, तो फाइनल राज सिंह हो गया। पूछिए। हाँ, कोई बात नहीं, वो राज सिंह पूछिए। सर, जैसे कि आपने बोला कि अर्थ में, मतलब इस दुनिया में गोल्ड जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो टाइम बाय टाइम उसका रेट जो है वो बढ़ता रहता है, तो उसको हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह यूज कर सकते हैं। तो वेरी सर, गुड, बड़े अच्छे वर्ड, तुम्हें सब कुछ पता है। वेरी गुड। तो सर मैंने सुना है कि इस दुनिया में बिटकॉइन जो है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, 21 मिलियन, तो वो भी उसी की तरह यूज हुआ। बिटकॉइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना नहीं है। जब तक गवर्नमेंट आपको कल बिटकॉइन जीरो भी हो गया था, अभी पता है ना, माइनस वही अभी 60,000 से सीधे 2,000 पे पहुंच गया था। सबकी जान निकल गई थी। अभी तो वापस 70,000 पे आ गया है, लेकिन जब वो नीचे चला गया था तो भाग रहे थे लोग, और गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हमें नहीं पता, हमने तो पहले बोला था कि हमें बिटकॉइन से मतलब नहीं है। गोल्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसमें इन्वेस्ट करती है। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट ऑफ पूरा हर एक दुनिया में जितनी गवर्नमेंट है सबके पास गोल्ड बैठा हुआ है, तो कहीं नीचे नहीं भागने वाला है। ठीक है, ओके। गौरव सर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सब कोई बोलता है क्योंकि वो एक प्रेशियस मेटल है। व्हाई नॉट डायमंड, व्हाई नॉट एनी अदर मेटल्स? बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट ट्रेडेबल कमोडिटी। डायमंड तो पत्थर ही पत्थर है, उसमें कितनी वो गोल्ड की प्योरिटी देखने के लिए अभी तो बहुत अच्छी मशीन आ गई है, लेकिन डायमंड कोई पिघलाया नहीं जा सकता। उसकी सिर्फ कटिंग एक बार हो गई तो हो गई। गोल्ड को पिघलाकर और विभिन्न क्या कहते हैं बार या कोई गहने कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी डायमंड का सेकेंडरी मार्केट नहीं है। मतलब आपने किसी को नहीं देखा होगा पुराना डायमंड खरीद रहा है। उस पे जो है किसी का भरोसा नहीं है। गोल्ड के ऊपर भरोसा है 100%। ठीक है, ओके, तो यहाँ समाप्त करता हूँ अपना क्लास। हाँ, बोलो गौरव। डायमंड तो सर गोल्ड से ज्यादा महंगा आता है। महंगा आने दो, लेकिन उसके ऊपर उसको जो चेक करने की क्षमता है वो बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, और डायमंड एक बार टूट गया तो वो फूट गया। ठीक है, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समाप्त करता हूँ अपना क्लास। और अभी शिव जी आपको बता देंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे जाना है। ठीक है, थैंक यू अखिलेश। ओके, थैंक यू सो मच। बिजी शेड्यूल, वी विल टॉक अगेन। थैंक यू। ओके, या थम्स अप मैंने नहीं देखे। थैंक यू। थैंक यू। ओके, दैट इज हैप्पी। ओके, तो अभी मैं एक छोटा सा शेयर करके कुछ बोलता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर जितना होगा उतना हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात इंस्ट्रूमेंट के करना बारे में चाहता बता हूँ रहे जो थे सर, इन्फ्लेशन नहीं समझते हैं। मेरे को पता लगा SWP यदि मान ले कि आपको लिखना है मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ने लगी? यस सर। ओके, तो पहले मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये इलाका मतलब ABC कॉलम। अगर आपके पास 100 रुपया है और आप उस 100 रुपये को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसे बढ़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बढ़ेगा, ये मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। तो 1 साल में 100 रुपया 105 हो जाएगा, 5 साल में ऐसे ऐसे ये बढ़ेगा। और इसी तरह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो देखो 25 साल में जाके काफी डिफरेंस दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है डिफरेंस। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 10% है, इन्फ्लेशन रेट, कोई चीज आज 100 रुपये में मिलता है और इन्फ्लेशन रेट 5 में है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 25 साल के बाद उसकी वैल्यू 338 हो जाएगी। तो इसको आप इंटरेस्ट भी मान सकते हो, इन्फ्लेशन भी मान सकते हो। अगर 10% है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है जो जो समय बढ़ता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये। तो 20 साल में देखो सिंपल इंटरेस्ट में 300 हुआ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 675 के आसपास हो गया। अगर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर एक 5 साल में दुगना से ज्यादा हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से केवल, और इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिंपल और कंपाउंड में कोई कंपैरिजन नहीं है। 12% है तो तकरीबन दुगना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल और कंपाउंड को कंपेयर करना पागलपन है। जब भी 10% से ऊपर हो जाए और ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा रहे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। रूल ऑफ थंब ये है, 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करो तो उतने साल में वैल्यू डबल हो जाएगा। और ये सब मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली होता है तो, जो गांव वगैरह में सेठ साहूकार कर्जा देते हैं वो बोलते हैं 2 रुपया पर मंथ, तो वहां कंपाउंडिंग हर महीने होता है, हर साल नहीं होता है। तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, आप सब पढ़े लिखे हैं, नहीं तो इंटरनेट पे खोजिए। अगर 2 रुपया पर मंथ कंपाउंडेड मंथली कर दे तो इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 2 रुपया पर मंथ मतलब इंटरेस्ट रेट 24% हो जाता है साल का। ये मैं क्यों बता रहा हूं? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहां मिलता है? जो भी आपका CD है, FD है, सेविंग अकाउंट है, जो भी बैंक का प्रोडक्ट है वो सब सिंपल इंटरेस्ट देता है। फिक्स डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। फिक्स डिपॉजिट सिंपल नहीं देता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। अगर कोई आज आपके पास 100 रुपया ही है और आपने उसको इन्फ्लेशन, जो भारत का इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन जोड़ने के लिए आप ये मत सोचे कि आप सरकारी डाटा लें इन्फ्लेशन के लिए। सरकारी डाटा सरकार के लिए है, फाइनेंस प्लानिंग के लिए है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए। हमारे आपके लिए उस सरकारी डाटा का कोई कीमत नहीं है। आपके लिए वो डाटा चाहिए कि जिन चीजों को आप खरीदते हैं उस पे इन्फ्लेशन क्या है। आप नमक खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बाल कटाते हैं, वो सब पे क्या महंगाई है, उनकी आपके हिसाब से, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इंडेक्स। लेकिन उसमें भी आपको देखना, आप मान ली किसान है तो आपका दाल का दाम बढ़ रहा है तो उससे आपको घाटा नहीं फायदा हो रहा है, तो उसकी आप छोड़ दीजिए। डॉक्टर का फीस बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है वो आपको असर करेगा। स्कूल का ट्यूशन फी कैसे बढ़ रहा है वो असर करेगा। लेकिन आप भिंडी तो खुद ही खेत में उगा रहे हैं, तो भिंडी का दाम बढ़ेगा तो आपको तो फायदा ही है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए कि स्कूल मेरा बेटा जा रहा, पिछले साल मैं 100 रुपया दे रहा था, 500 मांग रहा है। तो उस दृष्टिकोण से आपको इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूरा दिखाने का? ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो इन्फ्लेशन है
उससे आपका पैसा ज्यादा कमाना चाहिए, तब आप बराबर है। अगर उससे कम कमा रहा है तो आप गरीब हो रहे हैं। तो अगर आपके पास आज 10,000 रुपया है, उसको बैंक में आपने डाल दिया सीडी में 3 साल के लिए, और बैंक आपको 4% दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली, और इन्फ्लेशन 10% है, तो आपका जो 3 साल के बाद पैसा आएगा वो चीज नहीं खरीद पाएगा जो आज 10,000 में आप खरीद सकते थे। तो इसका मतलब आपका पैसा वैल्यू कम करके 7,000 8,000 के बराबर इक्विवेलेंट रह गया। अब इसके बाद हम जब इस पे जाए, इस पे जाने से पहले ये चीज समझ में आई या नहीं? अगर नहीं समझ में आए तो इस पे हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 चीज और मेरे को बोलने की इच्छा है। इस पे कोई प्रश्न? नहीं, वेरी गुड। दूसरा है कि मान लीजिए आपकी आमदनी इतनी कम है कि ये सब जो भी बताया अखिलेश जी ने वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां कैसे पहुंचे? तो इसका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों का स्ट्रेटेजी हो सकता है। खास करके जो एल्डरली हैं इस कॉल में, एल्डरली मतलब 50 साल से उम्र में ज्यादा है, उनका एक तरीका है कि वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदे, और वो लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ हो, या एंटिसिपेट करें कि भाई मैं 20 साल और बचूंगा, 25 साल और बचूंगा, तो टर्म लाइफ खरीदे, ताकि जब वो गुजरे तो एक लंप सम उनके परिवार को मिले। जो कि अखिलेश जी जैसे बता रहे थे कि वो लंप सम जब मिला तो आपका एक अलग ढंग से इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है। दूसरा है कि आपकी आमदनी में रेगुलर सेविंग का हैबिट डालना। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी आमदनी है उस हिसाब से आप, जिसे वो बता रहे थे SIP वगैरह, उसमें आप डाल सकते हैं, या वर्स्ट केस सिनेरियो में पोस्ट ऑफिस में आप डालिए। अगर आपके पास बिल्कुल आमदनी नहीं है, बहुत कम है, 50 रुपया 100 रुपया ही है, तो रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में खोलिए, बैंक में खोलिए, और जब वो 5,000 10,000 हो जाए तो SIP में या बॉन्ड में उसमें डाल करके फिर उसको पीरियोडिकली म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। तो ये तरीका है जीरो से शुरू करने वाले के लिए। जो ऑलरेडी हाई लेवल में, उसके लिए तो खैर अखिलेश जी ने बताया, और बहुत सारे और हम सेशन कर सकते हैं, या इंटरनेट पे भरा पड़ा स्ट्रेटेजी। अगर आप ऑलरेडी सर्टेन लेवल पे हैं तो फिर आपके रास्ता अलग होगा। अगर आप बिल्कुल नीचे हैं, ग्राउंड लेवल पे, तो ये सब शुरू करने का तरीका है। तो अब मैं इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाह रहा था कुछ। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं, अगर आपको जरूरत होगी तो हम फिर शेयर कर लेंगे।